मुंबई का हाल हमने इन तस्वीरों के जरिए आपको दिखाया। फिलहाल अपडेट ये है कि कल रात 10 बजे से बारिश नहीं हुई है। फिलहाल किसी भी इलाके में जल भराव नहीं है, लेकिन लगातार हो रही बारिश से मुंबई के कई इलाकों में हालात बेहद खराब हो गए थे। कल रात 10 बजे के बाद से अभी बारिश नहीं हुई है, किसी भी इलाके में जल भराव नहीं है। लेकिन जो तस्वीरें आई वो डराने वाली थी। पहले जो यातायात की रफ्तार जो है वो कम हो गई थी, ट्रेन जो है उसकी रफ्तार कम हो गई थी, क्योंकि कई इलाकों में बारिश की वजह से जल भरा हुआ था। अभी फिलहाल रात के 10 बजे से बारिश बंद है, बारिश नहीं हुई है, किसी भी इलाके में जल भराव की खबर नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट हम आपको मुंबई से बता रहे हैं। हालांकि मुंबई में कई इलाकों में अभी भी अलर्ट जारी है। मुंबई में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए थे। आईएमडी ने रेड अलर्ट जारी किया है। सुबह 8:30 बजे तक, आज के 8:30 बजे तक रेड अलर्ट है। कई इलाकों में जल भराव से मुश्किल हो गए थे हालात, लेकिन अभी अपडेट ये है कि कई इलाकों में जो पानी है वो कम हुआ है और इलाके में जल भराव नहीं है। ये हम आपको बड़ी अपडेट दे रहे हैं कि मौसम विभाग ने ये बताया है और जल भराव अभी कुछ इलाकों में नहीं है। और अब चलिए अगली अपडेट आपको देते हैं। भारी बारिश को देखते हुए मुंबई में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। पालघर और ठाणे में स्कूल बंद किए गए हैं। बीएमसी ने लोगों से अपील की है, जरूरी हो तभी घरों से बाहर निकलें। तो ये बड़ी अपील है बीएमसी की। लगातार बारिश को देखते हुए हालात खराब हैं, इसको देखते हुए जरूरी हो तभी घरों से बाहर निकलें। और फिलहाल पालघर और ठाणे में सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं और मुंबई में स्कूल और कॉलेज सभी बंद कर दिए गए हैं। ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं रात की। रात में कैसे हालात खराब हो गए थे और पानी भर गया था। ये कुर्ला इलाके की है तस्वीर। कुर्ला इलाके में देखिए कैसे सड़क पर पानी जमा हो गया था और मुंबई के ऐसे ही कई इलाके थे, वहाँ पर भी हालात खराब हो गए थे। उसके बाद ये ऐलान किया गया। अभी भी कई इलाकों में जो है स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए। ठाणे में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। मुंबई में पालघर में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं भारी बारिश को देखते हुए। उसके अलावा रेड अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से, तो इसे देखते हुए बंद कर दिया गया है स्कूल और कॉलेज। हालात अभी इसलिए सामान्य कहे जा सकते हैं क्योंकि रात से बारिश नहीं हुई है, लेकिन अलर्ट 8:30 बजे तक का है। रेड अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से मुंबई के लिए। अगली बड़ी खबर यह है कि स्कूल कॉलेज बंद है। मुंबई और पालघर के बाद ठाणे महानगर पालिका ने भी स्कूल और कॉलेज में छुट्टी घोषित कर दी है। लगातार हो रही बारिश से हो रहे हैं हालात खराब। उसके बाद अब ठाणे महानगर पालिका ने स्कूल और कॉलेज में छुट्टी घोषित कर दी है क्योंकि बारिश लगातार हो रही है। मौसम विभाग ने अभी भी अलर्ट जारी किया हुआ है। इसको देखकर क्या कोई अनहोनी ना हो, कोई खतरा ना हो, इसके लिए स्कूल और कॉलेज जो है एहतियात के तौर पर बंद कर दिए गए हैं। हालांकि रात से बारिश नहीं हुई है। करीब 1 घंटे तक ऑपरेशन चला। मुंबई में जानलेवा बनी है बारिश। अंधेरी के मैनहोल में एक महिला गिरने से उसकी मौत हो गई। पहले वो जो है चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन, लेकिन 1 घंटे तक ये चला था रेस्क्यू ऑपरेशन, लेकिन महिला की मौत हो गई। मानसून की विदाई से पहले मुंबई में बारिश आफत बनकर गिर रही है। कई इलाकों में हालात बद से बदतर हो चले। शहर के कई हिस्सों में बारिश कल दोपहर से हो रही थी। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये जो 8 अलग अलग तस्वीरें दिख रही हैं वो ब्रिज कैंडी इलाके की है, दहिसर की है, घाटकोपर, चेंबूर, मलाड, भांडुप, शिवड़ी और घाटकोपर में जो बारिश हुई वहाँ पर सड़क जो है दिख ही नहीं रही थी। सड़कों ने जल समाधि ले ली। निचले इलाकों में घुटने तक पानी भर गया था, जिससे लोगों को अच्छी खासी दिक्कत हुई। बारिश का असर ट्रैफिक पर भी पड़ा। ट्रैफिक की रफ्तार धीमे हो गई। हम उसकी तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मुंबई में कैसे हालात खराब हो गए हैं बारिश की वजह से, वो तस्वीर आप देखिए। अलग अलग इलाकों की तस्वीर। ट्रैफिक की रफ्तार जो है वो धीमी पड़ गई। खबर तो यहाँ तक आई कि ट्रेन की पटरियों पर पानी इतना ज़्यादा भर गया, जो छत्रपति शिवाजी स्टेशन है वहाँ पर भी जो है कई ट्रेन रोक दी गई और कई ट्रेन की रफ्तार इसकी वजह से भी धीमे पड़ गई क्योंकि पटरियों के ऊपर से पानी बहने लगा। तो मुंबई में हालात कुछ ऐसे हैं। हालांकि रात के 10 बजे के बाद बारिश नहीं हुई है, लेकिन फिर भी मौसम विभाग की ओर से 8:30 बजे तक का रेड अलर्ट जारी किया गया है। कई जगहों पर छुट्टी कर दी गई है। मुंबई में कई जगहों पर तो बीएमसी की पोल भी खुली क्योंकि थोड़ी सी बारिश होती है और जो है कई इलाके डूब जाते हैं। तो इससे पता चलता है कि ड्रेनेज सिस्टम पहले भी ख़राब था, अभी भी ख़राब है, भले बीएमसी को कितना भी फंड क्यों ना मिल जाए। सत्यम सिंह
जो है मुंबई के अंधेरी से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, सीधा उनके पास लिए चलते हैं। सत्यम, अभी फिलहाल हालात क्या है, अपडेट करिए। वे कल रात से 10 बजे से मुंबई में बारिश रुकी है। कल शाम 6 बजे तेज़ बारिश की शुरुआत हुई। तेज़ बारिश के वजह से मुंबई के लगभग 4 घंटे में मुंबई के जितने भी निचले इलाके थे तो सभी जगह पे पानी भर गया था, जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई थी। उसके बाद रात 10 बजे के बाद है बारिश रुकी। उसके बाद जहाँ जहाँ पानी भरा हुआ था सभी निचले इलाकों से पानी निकल गया है। फिलहाल मुंबई में 8:30 बजे तक आज सुबह रेड अलर्ट जारी किया। उसके बाद मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। फिलहाल मुंबई के साथ ठाणे पालघर में देखा जाए तो वहाँ भी कल रात भारी बारिश हुई है। फिलहाल आज स्कूल है मुंबई में और ठाणे पालघर में एजुकेशन डिपार्टमेंट के तरफ से और मुंबई महानगर पालिका ठाणे महानगर इनकी तरफ से छुट्टी डिक्लेयर कर दिया गया है। फिलहाल रात से बारिश नहीं होने की वजह से मुंबई में सुबह का समय सामान्य है, रास्ते पे गाड़ियां हैं तेज़ी से चल रही। फिलहाल कल जो रात देखा जाए तो मुंबई के लिए 10 बजे तक है काफ़ी मुंबईकरों को दिक्कत का सामना करना पड़ा था, कारण कि जो 4 घंटे की भारी बारिश की वजह से मुंबई के जितने ही निचले इलाके थे सभी निचले इलाकों में जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई थी, जिसकी वजह से रोड नहीं तो रेलवे सभी को काफ़ी दिक्कत हुआ था। काफ़ी रास्ते बंद हो गए थे, जिसकी वजह से गाड़ियों का लंबा लाइन लग चुका था। फिलहाल देर रात 10 बजे के बाद बारिश बंद होने की वजह से मुंबईकरों के लिए जो पानी भरा था वो कम हुआ और मुंबई जो है सुचारू रूप से आज सुबह दिख रही है, चलते हुए दिख रही है। फिलहाल मुंबई में भी आज 8:30 बजे तक रेड अलर्ट है। उसके 8:30 बजे के बाद मुंबई में मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी किया। सत्यम, अपडेट के लिए आप हमारे साथ रहिए बने हुए। आगे बढ़ते हुए आपको ये बता दें कि मौसम विभाग ने आज महाराष्ट्र के कई इलाकों के लिए सुबह 8:30 बजे तक रेड अलर्ट जारी किया। पालघर, नासिक, मुंबई, रायगढ़, पुणे, रत्नागिरी में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। बारिश का असर इतना पड़ा कि हवाई और ट्रेन यातायात पर भी इसका असर देखने को मिला। कई फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई या डाइवर्ट कर दी गई। रेलवे स्टेशन के आसपास जल जमाव हो गया। लोगों को स्टेशन पहुंचने के लिए खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रेन्स में इतनी भीड़ है कि पैर रखने तक की जगह नहीं। इधर सरकार ने भारी बारिश की आशंका को देखते हुए मुंबई, पालघर, ठाणे के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। भारी बारिश से सड़कें तालाब में तब्दील हो गई है। सड़कों पर यातायात ठप हो गया है। अंधेरी में एक महिला मैनहोल में गिर गई। अस्पताल ले जाने से पहले ही महिला ने दम तोड़ दिया। तो ये हम आपकी टीवी स्क्रीन पर मुंबई के अलग अलग इलाकों की तस्वीर दिखा रहे हैं और बारिश कैसे मुसीबत बनी है, कैसे आफत बनी है, ये तस्वीर जो है इसकी गवाही दे रही है। अब मैं आपको शिवड़ी इलाके की तस्वीर दिखा रहा हूँ। लगातार बारिश हो रही थी, सड़कों पर पानी भर गया था। आप देखेंगे कि जो ये कार है उनके आधा से ज़्यादा टायर का हिस्सा जो है वो डूबा हुआ है। लोग इसमें पैदल जा रहे हैं। मुंबई में वैसे ही ट्रैफिक की जो रफ्तार है शाम को बहुत धीमी हो जाती है। अब देखिए ये कुर्ला रेलवे स्टेशन की जो है तस्वीर वो आ गई है। पानी जमा होने की वजह से काफ़ी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ये मैं आपको घाटकोपर की दिखा रहा हूँ तस्वीर। रेलवे स्टेशन है घाटकोपर का, वहाँ पर कैसे लोग जमा थे आप देखिए। यातायात की दिक्कत हुई तो ये स्टेशन पर इतनी भीड़ उमड़ के आई थी, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और आपको इन तस्वीरों से अंदाज़ा लग जाएगा कि जो ट्रैक है वो भी बहुत कम दिख रहा है। मुंबई में भारी बारिश की वजह से बीच कैंडी अस्पताल के चारों तरफ जल भरा हो गया। ये इलाका मुंबई का सबसे पॉश इलाका माना जाता है। वहीं कई सोसाइटी के अंदर भी पानी भर गया। जायजा लिया है हमारी संवाददाता नम्रता ने, उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुंबई के सबसे पॉश इलाके मलाबार हिल में मैं मौजूद हूं और यहां पर आप देख सकते हैं कि सोसाइटी के अंदर तक पानी भर गया है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये सोसाइटी के इन गेट की है और यहां पर जाने के लिए जगह नहीं क्योंकि सोसाइटी के अंदर तक पानी भरा है। आप देख सकते हैं सामने आपको वॉचमैन की चेयर दिखाई देगी। वॉचमैन का जो केबिन है वो तक पानी में डूब गया है। ये मशहूर मलाबार हिल सोसाइटी है जहां पर तमाम राजनेता और बड़े उद्योगपति रहते हैं। कृष्णा आपको तस्वीर दिखा रहे हैं सड़क की जो नदी में तब्दील हो गया है और बरसात जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है।
दूसरी तरफ यहाँ पर जो आने जाने वाली गाड़ियां हैं उनको खासा मशक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सड़क की एक तरफ पूरा पानी भरा है तो दूसरी तरफ जो ट्रैफिक है वो इससे पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। आप देखिए जहां जहां हम चल रहे हैं सड़क पर सिर्फ पानी और पानी ही आपको दिखाई देगा। मैं सोसाइटी की बात कर रही हूँ तो लोग यहाँ से आएंगे जाएंगे कैसे? रेसिडेंशियल सोसाइटीज के अंदर तक पानी भरा है और एक या दो सोसाइटी नहीं, यहाँ पर आप देखिए जिन जिन सोसाइटीज के गेट पर आपकी नजर जा रही है यहाँ इस तरह अंदर देखिए इनके सोसाइटी के अंदर 2 फीट से ज्यादा पानी भरा है। ये वो सोसाइटी है जो मुंबई के पॉश इलाके में सबसे अमीर मानी जाती हैं, सबसे रिहायशी मानी जाती है। और यहाँ पर सड़क पर अगर आप तस्वीर देखें मेरे पीछे हर तरफ यहाँ पर पानी भरा हुआ है। बीएमसी की बड़ी लापरवाही एक बार फिर दिखाई दे रही है। और अब चले खबरों में आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी का आज महाराष्ट्र दौरा है। कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं। 22,600 करोड़ रुपए की सौगात देंगे पीएम महाराष्ट्र को। पुणे में मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र जाएंगे, वहां पर वो कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और शिलान्यास करेंगे। 22,600 करोड़ रुपए की सौगात देने वाले हैं। वहां पर एक अहम जो चीज होने वाली है, पुणे में मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी। महाराष्ट्र में बीजेपी के मिशन विदर्भ ने सियासी माहौल को गर्मा दिया है। विदर्भ की 62 विधानसभा सीटों के लिए अमित शाह ने बड़ा लक्ष्य तय किया है। 2 दिन के महाराष्ट्र दौरे में गृहमंत्री ने राज्य के 4 संभागों की चुनावी रणनीति पर बैठक की। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा विदर्भ को लेकर हुई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से लेकर डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले से लेकर विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार विदर्भ से ही आते हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले भी इसी क्षेत्र से हैं। ऐसे में विदर्भ में जबरदस्त घमासान होने वाला है। बीजेपी के मिशन महाराष्ट्र के लिए यह अमित शाह की विदर्भ विजय प्रतिज्ञा है। गृहमंत्री अमित शाह ने नागपुर में 24 सितंबर को बड़ी बैठक की थी। ये बैठक खासी चर्चा में है। वजह है मिशन विदर्भ। विदर्भ की 62 विधानसभा सीटों के लिए अमित शाह ने 45 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य तय कर दिया है। इसके लिए बीजेपी विदर्भ की कम से कम 55 सीटों पर चुनाव लड़ने की दावेदारी कर रही है। विदर्भ में 55 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए सहयोगी दलों की सहमति जरूरी है। इसी वजह से सीट बंटवारे का फॉर्मूला भी जरूरी है। विनेबिलिटी यानी सीट जीतने की संभावना को यहाँ पे आधार बनाया जा रहा है। 62 में से 45 से भी ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी महायुति के माध्यम से जीतेगी। सीटों का बंटवारा भी माननीय अमित भाई के माध्यम से, उनके आशीर्वाद से महायुति का निर्णय राष्ट्रीय नेताजी तय करेंगे और जल्द से जल्द वो भी बंटवारा हो जाएगा। अब अगर इस साल हुए लोकसभा चुनाव की बात करें तो विदर्भ के इलाके में इंडिया गठबंधन को 41 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिली थी, जबकि एनडीए की लीड सिर्फ 19 विधानसभा क्षेत्रों में थी। इंडिया गठबंधन को जिन 41 सीटों पर बढ़त मिली थी उनमें कांग्रेस की 29, शिवसेना यूबीटी की 7 और एनसीपी एससीपी की 5 सीटों पर लीड थी। एनडीए की बात करें तो गठबंधन विदर्भ की जिन 19 विधानसभा सीटों पर आगे रहा उनमें बीजेपी को 14 सीटों पर लीड मिली थी, तो शिवसेना शिंदे की सिर्फ 5 सीटों पर बढ़त थी। वहीं एनसीपी अजित पवार के इस साल के लोकसभा चुनाव में विदर्भ की किसी विधानसभा सीट पर लीड नहीं थी। अब अगर बीजेपी विदर्भ से 45 प्लस सीटें जीतने का लक्ष्य तय कर चुकी है तो जाहिर है इसे महत्वाकांक्षी कहा जाएगा। इसे हासिल करने के लिए अमित शाह ने 5 सूत्र दिए हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों को भूल जाएं, नई ऊर्जा के साथ काम करें, गुटबाजी बर्दाश्त नहीं होगी, टिकट न मिलने पर पार्टी का विरोध स्वीकार्य नहीं, सहयोगी दलों के साथ मिलकर काम करें, जनता के बीच सरकार की उपलब्धियां ले जाएं, लाडली बहन योजना का उदाहरण दें, जमीन पर वोटरों से जुड़ाव बढ़ाएं, विपक्षी दलों के कैडर को भी साथ लाएं। बीजेपी हर बूथ पर 10% वोट शेयर बढ़ाने की रणनीति पर भी फोकस कर रही है। सवाल ये है कि विदर्भ में भाजपा का इतना फोकस क्यों है, तो जवाब भी उसका यही है कि विदर्भ से भाजपा को ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक रेट मिलने की संभावना है। भाजपा और कांग्रेस के बीच आर पार की लड़ाई होती आ रही है। महाराष्ट्र में अन्य भागों में 6 दलों में इनका मुकाबला हो सकता है, लेकिन विदर्भ में इन भाजपा की लड़ाई सीधी कांग्रेस से होगी। विदर्भ का नसीब
महाराष्ट्र का नसीब आपके होने से फलने वाला नहीं है। ये 10 साल में सबको पता चला है। अगर आप कुछ हो, भाजपा कुछ है, तो झूठ है और जुमला है। तो आने वाले में ये तो फैसला हो ही जाएगा। यही वजह है कि बीजेपी विदर्भ की 62 में से कम 55 सीटों पर चुनाव लड़कर ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की रणनीति पर चल रही है। मुंबई के बदलापुर के आरोपी का एनकाउंटर विवादों में घिर गया है। सरकार जहां पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रही थी, वहीं कोर्ट ने इसे एनकाउंटर कहने पर ही सवाल उठा दिए। मुंबई की सड़कों पर डिप्टी सीएम फडणवीस की तस्वीरों के साथ बदला पूरा वाला ये पोस्टर लगे हैं। पोस्टर में ये संदेश देने का प्रयास किया गया, बदलापुरा कांड के आरोपी अक्षय शिंदे को कथित एनकाउंटर में मारकर बदला लिया गया है। लेकिन पुलिस की ये भूमिका अब सवालों के घेरे में आ गई है। परिवार फर्जी मुठभेड़ का आरोप लगा रहा है। आरोप लग रहे हैं कि चुनाव को देखते हुए अक्षय की हत्या की गई। परिवार की अर्जी पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने एनकाउंटर की पूरी रिपोर्ट और पुलिस की सीडीआर की कॉपी अगली सुनवाई में मांगी है। सुनवाई के दौरान कोर्ट में क्या क्या हुआ, अब उसे समझाते हैं। कोर्ट ने पूछा, अक्षय शिंदे को गोली कहां लगी है? सरकारी वकील ने बताया, दाईं तरफ सर में लगी और बाईं तरफ से निकल गई। कोर्ट ने फिर पूछा, क्या अक्षय शिंदे ने पिस्टल निकाली और लोड किया? वकील ने बताया, पुलिस के साथ हाथापाई में अनलॉक हुआ था। कोर्ट ने पूछा कि नॉर्मली क्या सिर में गोली मार देते हैं या पैर या हाथ में? वकील ने बताया, फायरिंग हुई तो 2 पुलिस वाले पीछे भागे। इंस्पेक्टर संजय शिंदे की त्वरित प्रतिक्रिया थी। कोर्ट ने कहा कि ओवर पावर करना चाहिए था, सिर में गोली मार दी, इसे हम एनकाउंटर नहीं कह सकते। वकील ने जवाब दिया कि इसीलिए हमने एडीआर दर्ज किया है। कोर्ट ने पूछा कि क्या उस टीम का कोई पुलिस वाला आज कोर्ट में है? वकील ने ना में जवाब दिया। साफ है कि कोर्ट ने एनकाउंटर को लेकर न सिर्फ सवाल उठाए, बल्कि इसे एनकाउंटर मानने से इनकार कर दिया। हिमाचल के मंडी से सांसद कंगना रनौत ने बयान दिया कि कृषि कानून जो वापस ले लिए गए थे, उन्हें दोबारा लाना चाहिए। कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों ने इसे बीजेपी का सीक्रेट प्लान बताकर घेरना शुरू कर दिया। बीजेपी कंगना के बयान पर फौरन सफाई देने के लिए सामने आ गई और फिर हमेशा की तरह कंगना के बयान पर कंगना ने माफी मांग ली। लेकिन जो कलेश होना था वो तो हो गया। देखिए सांसद कंगना की संपूर्ण कलेश कथा। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। कलाकार नहीं, पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। यही बात तो बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं से लेकर मंत्री तक नहीं समझ पा रहे कि उनकी पार्टी की सांसद कंगना रनौत ये बात कब समझेंगी कि वो अब सिर्फ एक कलाकार नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं। और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। ओपिनियंस अपने नहीं, पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। ये जगह मेरे लिए बहुत नई है, मैं एक नई सांसद हूँ, मगर मुझे इस बात का आभास है कि ये जो 18वीं लोकसभा है, ये कोई सामान्य लोकसभा नहीं है। कंगना, ये तो किसी भी राजनीतिक पार्टी का हिस्सा बनने वाले छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी समझ में आता है कि पार्टी लाइन से अलग बयान नहीं देना है। तो फिर आपको कहाँ दिक्कत पेश आ रही है? अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। आई टेक माई वर्ड्स बैक। लेकिन कितनी बार कंगना, आखिर कितनी बार आपके जो मन में आएगा आप बोल देंगी, और फिर जब पार्टी नाराज होगी तो आप वीडियो बनाकर अपने शब्द वापस लेने आ जाएंगी। मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से
और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे। और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। आप ही बताइए, आपने कहाँ रखा गरिमा का ख्याल? और आपने सिर्फ एक बयान नहीं दिया है, बल्कि जिस पार्टी से आप आती हैं उस बीजेपी के लिए हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले आपने रायता फैला दिया है। रायता फैला किस बयान से, शुरुआत वहीं से करते हैं। किसानों के जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो जाए। देख लीजिए कंगना मैडम का कॉन्फिडेंस। किसान कानून जैसे गंभीर मुद्दे पर बयान दे रही थी, लेकिन हंसते हुए ये भी कह रही थी कि इस पर कंट्रोवर्सी हो सकती है। मतलब जानबूझकर क्लेश शुरू किया। मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉज वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए। तो क्या वो कृषि विशेषज्ञ हो गई हैं? आप उनको पहले तो ये तय करना चाहिए वो फिल्मी एक्ट्रेस हैं, वो राजनेता हैं, या वो कृषि विशेषज्ञ हैं। अगर वो इतनी ही बड़ी कृषि विशेषज्ञ हैं तो फिर जो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, शिवराज सिंह चौहान जी को हटा के फिर तो कंगना रनावत को ही कृषि मंत्री बना देना चाहिए फिर तो। ये वो किसान हैं जो पूरे 1 साल तक कृषि कानून के खिलाफ सड़क पर आंदोलन कर रहे थे, और अब कंगना कह रही हैं कि किसानों को ही कानून को दोबारा लागू करने की मांग करनी चाहिए। और इस बयान के बाद सबसे तीखी प्रतिक्रिया किसानों की ही आई है। हम चेताना चाहते हैं सरकार को कि अपनी इस गैर जिम्मेवार सांसद के ऊपर लगाम लगाए, नहीं तो हम इसको मुंह की खानी पड़ेगी। कंगना के इस बयान ने मानो कांग्रेस की मन मांगी मुराद पूरी कर दी, और हरियाणा चुनाव जब अपने पीक पर है तब कांग्रेस को बीजेपी पर हमला करने का मुद्दा मिल गया। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पूछा है कि सरकार की नीति कौन तय कर रहा है, पीएम या फिर बीजेपी सांसद? मोदी जी आप क्लैरिफाई कीजिए, आप इसके खिलाफ हैं या आप फिर से बदमाशी कर रहे हैं? क्या वो किसान के कानून रिवाइव करेंगे या नहीं? और अगर करेंगे तो फिर मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन पूरा इनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। पूरी दुनिया में कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी कंगना के बयान पर बीजेपी को घेर रही है। ये दिखाता है कि उनकी मंशा है कि तीनों कानून वापस आए। खट्टर साहब का बयान आया है कि शंभू बॉर्डर पे जो बैठे हैं वो किसान नहीं है, वो नकली हैं, वो फर्जी हैं। ऐसा बटन दबाना दोबारा ये तीनों कानूनों की बात ना करें। ये तीनों कानून दोबारा इनके मुंह से तीनों कानून नहीं निकलने चाहिए, ऐसा बटन दबाना इस बार आप। अब समझिए, चुनाव में जब वार पलटवार का दौर होता है, ऐसे में कंगना के बयान पर बीजेपी सफाई वाली मुद्रा में आ गई है। पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कंगना के बयान का खंडन किया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ना कंगना रनौत जी ऐसा कोई बयान देने के लिए अधिकृत है, और ना ही उनका बयान जो पार्टी की सोच है 3 कृषि कानूनों को लेकर उसको दर्शाता है। इसलिए उस बयान का हम खंडन करते हैं। कंगना को भी देख लीजिए, पहले बयान दिया और फिर गौरव भाटिया के बयान को एक्स पर पोस्ट करके कह रही है कि हाँ बिल्कुल ये मेरी निजी राय है, पार्टी की नहीं। बीजेपी को असहज करना कंगना की पुरानी आदत है, क्योंकि ठीक 1 महीने पहले भी कंगना ने किसान आंदोलन के खिलाफ बयान दिया था। पंजाब में किसान आंदोलन के नाम पर उपद्रवी हिंसा फैला रहे थे, वहाँ रेप और हत्याएं हो रही थी। अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व मजबूत नहीं रहता तो किसान आंदोलन के दौरान पंजाब को भी बांग्लादेश बना दिया जाता। किसान बिल को वापस ले लिया गया, वरना इन उपद्रवियों की बहुत लंबी प्लानिंग थी, वे देश में कुछ भी कर सकते थे। लेकिन कंगना है कि मानती नहीं, और अब तो समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने कंगना की इस तरह की बयानबाजी पर बेहद तीखा तंज कसा है। कंगना रनौत जी के लिए तो मैं इतना ही कहूँगा, क्योंकि मैं खुद डॉक्टर हूँ और आदमी की मेंटल स्टेट्स को समझता हूँ, उनको साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। कांग्रेस कंगना के बयान को सोची समझी साजिश का हिस्सा करार देकर ये साबित करना चाहती है कि बीजेपी मौका पाकर कृषि कानून वापस लाएगी, जबकि समाजवादी पार्टी ने बयान दिया है कि हर कोई जानता है कि कंगना के बयान से हरियाणा में बीजेपी को नुकसान होगा। हरियाणा में 5 अक्टूबर को चुनाव है। 3 कृषि कानून को वापस लेने की मांग वाले आंदोलन में हरियाणा शामिल रहा था। अब सवाल यह है कि कंगना के इस नए कलेश वाले स्टेटमेंट से बीजेपी को कितना नुकसान हो। भारत माता की, भारत माता की, भारत
माता की बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे जैसे वोटिंग का दिन पास आ रहा है, वैसे वैसे कांग्रेस पस्त पड़ती जा रही है। मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं, मैं जो कुछ भी हूं उसमें हरियाणा का भी बहुत बड़ा योगदान है। हरियाणा के चुनावी रण में देश के प्रधानमंत्री मोदी कमल खिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। याद कीजिए, 10 साल पहले जब यहां कांग्रेस की सरकार थी, तब क्या होता था? तब हरियाणा में किसानों की जमीन को जम करके लूटा गया। कांग्रेस ने हरियाणा को दलालों और दामादों के हवाले कर दिया था। धन्यवाद। मोदी बता रहे हैं कि कैसे कांग्रेस ने किसानों के खिलाफ काम किया है, लेकिन वोटिंग से पहले कंगना के बयान ने बीजेपी की किरकिरी कर दी है। किसानों के जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। हो सकता है कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाए। कंगना के फिल्मी मित्र और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान तक कह रहे हैं कि इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए। कंगना का अपना व्यक्तिगत स्टेटमेंट हो सकता है एंड ज़रूरी नहीं है कि हर स्टेटमेंट में आप कमेंट करें, ये उनकी अपनी सोच हो सकती है। बट जब तक अधिकृत तौर पर उनकी पार्टी की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं आती, मुझे नहीं लगता कि किसी भी हर बयान पे कोई भी टिप्पणी करके उस कंट्रोवर्सी को बढ़ाने का कोई मकसद है। और कंगना की स्थिति तब है जब पिछले महीने ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनको तलब किया था और इस बात के लिए सावधान किया था कि ऐसी कोई बयानबाजी ना करें जिससे पार्टी की परेशानी बढ़े। लेकिन कंगना है कि मानने को तैयार ही नहीं है। ये तो कहीं ना कहीं कंगना रनौत अपने ही प्रधानमंत्री को चुनौती दे रही है, या प्रधानमंत्री बेबस हो गए। ये तो भाजपा का है। 4 साल पहले जून 2020 में मोदी सरकार 3 कृषि कानून लेकर आई थी और 3 महीने के भीतर ये कानून लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया था। सरकार मुर्दाबाद, किसान मजदूर डॉक्टर विद्यार्थी एकता जिंदाबाद। और फिर नवंबर 2020 में देश सबसे बड़े किसान आंदोलन का गवाह बना था। दिल्ली बॉर्डर पर हाईवे पर तंबुओं का शहर दिखाई देने लगा था। किसान आंदोलन के दौरान अप्रैल और मई 2021 में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव हुए थे। असम को छोड़कर केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, जबकि असम में भी 11 सीटों का नुकसान हुआ था। 1 साल तक डेडलॉक की स्थिति बनी रही थी। सरकार और किसानों के बीच कई दौर की बातचीत विफल होती रही और फिर विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी में मंथन चला था और फिर नवंबर 2021 में पीएम मोदी ने कृषि कानून वापस लेने का फैसला किया था। कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है।